If Indian businesses are being toasted for their successes, it is also because of the evolving international trade system that fuels this growth. There is no gainsaying the power of international trade as an engine of growth. What, however, is critical are the implications of optimal mutual dependency and collective self-reliance that act as growth multipliers. Each piece of structural adjustment faces its own dynamic of resistance, pacing out its passage through strategic and economic stakeholders of each country. Separately, the productivity-linked incentive schemes are rapidly turning India into a highly preferred global manufacturing destination. Ladies and gentlemen, it is a real honor to welcome on stage an individual who not only wears multiple hats, he's juggling multiple responsibilities, but he's also scripting Naya Bharat and Atmanirbhar Bharat's policy tantra while championing Lok Tantra. So in this session of Lok Tantra, may I request, please put your hands together for Union Minister Shri Piyush Goyal, the Minister of Textiles, Minister of Commerce and Industry, and Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Government of India. And he will be in conversation with News 18's very own Amish Devgar. थैंक यू सो मच आनंद, थैंक यू सो मच। देश में सबसे ज्यादा इस समय अगर बात हो रही है तो वो लोकतंत्र की हो रही है, लेकिन आज राइजिंग इंडिया के इस पहले सेशन में हम लोकतंत्र की भी बात करेंगे, हम अर्थतंत्र की भी बात करेंगे। लेकिन पीयूष जी, पहला सवाल, क्योंकि आज की हमारी थीम है रियल हीरोज, तो मेरा पहला आपसे मूल सवाल यही होगा कि आपकी राय में और आपके अनुसार आपका रियल हीरो कौन है? बहुत बहुत धन्यवाद और आपके इस कार्यक्रम के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं समझता हूं कि वर्षों वर्षों से इस देश में हीरो वर्शिप कुछ ज़्यादा ही हो गई है, और कोई भी व्यक्ति अगर एक ही व्यक्ति अथवा उसकी विचारधारा को ही हीरो माने तो शायद जस्टिस नहीं होगी। आपने भी क्या कार्यक्रम रखा है, रिकग्नाइजिंग रियल हीरोज। तो जिंदगी में कई रोल मॉडल्स, कई हीरोज हम सबकी जिंदगी में आते हैं। आज मुझे सौभाग्य मिला है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करने का। वास्तव में हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है, एक नया पहलू उनके व्यक्तित्व का, उनके संवेदनशील चरित्र का, उनके देश के प्रति जो प्रतिबद्धता है कि इस देश को आगे लेके जाना है, वो बहुत प्रेरणा देती है। इट्स अ रिमार्केबल एक्सपीरियंस, बोथ लर्निंग एंड इंस्पिरेशनल इन टर्म्स ऑफ लुकिंग अप टू हिम एज अ हीरो। एंड when one says that, there will be many people, many individuals who cross your path through your life. तो कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसने आपके लाइफ के पाथ को क्रॉस किया हो और आपको लगा हो कि यस, ये है एक व्यक्ति जिससे कुछ सीखा जा सकता है? अगर मैं बचपन से शुरू करूं तो सबसे ज्यादा शायद मेरा संपर्क और सानिध्य आया माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से। और वास्तव में उनका जो प्यार मिला, उनसे जो सीखने को मिला, उनके स्वयं का जो देश के प्रति भावना भी थी और देश के लिए उन्होंने जिस प्रकार से पूरा जीवन सेवा की जी, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसी प्रकार से अगर और गहराई में जाऊं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी हमारे कई नेताओं ने मेरे को जीवन में प्रभावित किया, उनकी सरलता से, उनके देश प्रेम से, उनके भारत के प्रति जिस प्रकार का निष्ठा रही है। तो हीरोज तो जिंदगी में आज के दिन माननीय अमित शाह गृह मंत्री जी के साथ जब जब चर्चा या बैठने का मौका मिलता है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, एक नई सोच आती है, एक नया कॉन्फिडेंस आता है। तो अलग अलग पहलू में मैं समझता हूँ लोगों ने अपने जीवन में प्रभाव किया है हमारे जीवन में। पर अनडाउटेडली अगर कोई एक हीरो को रिकग्नाइज करना हो
तो जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को आगे बढ़ाया है, जिस प्रकार से देश का आत्मविश्वास बहुत सुदृढ़ किया है, he clearly stands out as hero number one. हीरो नंबर 1। तो चलिए अब क्योंकि आजादी का ये अमृत काल चल रहा है और इस अमृत काल में लेकिन विपक्ष कह रहा है लोकतंत्र का बुरा हाल हो चुका है। क्या कहना चाहते हैं? व्हाट यू हैव टू से? मैं समझता हूं भ्रष्टाचारियों का बुरा हाल हो चुका है। चिंता तो उनको ये हो गई है कि भ्रष्टाचार के ऊपर पहली बार इस देश के जनमानस में भी घृणा है और फाइनली कुछ ना कुछ कार्रवाई हो रही है, उसका आनंद भी है। आज हम जिधर जाते हैं, खासतौर पे युवा युवतियों से जब संपर्क करते हैं, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाते हैं, तो लोगों को आज जो सबसे ज्यादा संतुष्टि है कि हम वर्षों से एक धारणा बन गई थी कि देश तो ऐसे ही चलता है और राजनीतिक लोग, सरकारी लोग भ्रष्टाचार करे तो वो इट वॉज अ गिवन के तो होना ही है, इसमें हमारे पास कोई पर्याय नहीं है। क्योंकि कई सरकारें आई और गई, लिप सर्विस के अलावा ठोस कदम पर राहुल किसी ने नहीं लिया। आप ही ने सबसे पहले सदन में डिमांड करी कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन अब तो वो सदन के सदस्य ही नहीं रहे। उसमें ना आप, आपके श्रोता या हम, कोई भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन राहुल जी तो कहते हैं हर चीज के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। हाँ, देश में गरीबों के जीवन में सुधार लाने के लिए नरेंद्र मोदी जी जरूर जिम्मेदार हैं। देश में एक्सपोर्ट को अपनी चरम सीमा पे लेके जाने के लिए, इकोनॉमी को इतनी मजबूत करने के लिए जरूर नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। देश में जो भ्रष्टाचारी लोगों ने कांड किए इतने सारे, उन सब पे प्रहार करना और एक पारदर्शी तरीके से देश की सरकारें चले, देश की व्यवस्थाएं चले, उसको लागू करने में जरूर वो जिम्मेदार हैं। लेकिन अगर वो एक पूरे समाज, और उन्होंने, राहुल गांधी जी ने पूरे समाज को, ओबीसी समाज, पिछड़ा समाज को एक प्रकार से ठेस पहुंचाई, उनकी मानहानि करी, उनके ऊपर अनाप शनाप आरोप लगाए, ऐसे व्यतीत करने की कोशिश की कि देश का पूरा पिछड़ा समाज राहुल गांधी जी के हिसाब से, हर एक व्यक्ति जिसका सरनेम एक पर्टिकुलर सरनेम है, जो ओबीसी समाज से आते हैं, वो सब गलत काम करते हैं। अब ऐसे केस में कोर्ट में 4 साल कानूनी कार्रवाई चली, कोर्ट ने बार बार मौके दिए। अब तो कांग्रेस के एक नेता ने बताया कि एयरपोर्ट पे भी और कोर्ट में भी 23 तारीख को जब फैसला सुनाया गया, तब भी सबने सलाह दी कि माफी मांग लीजिए, गलती हो जाती है, हर एक से गलती होती है। आपने कितनी बार माफी मांगी होगी कुछ गलती हो गई तो? हमारी तो शिष्टाचार ये है कि कभी गलती से किसको हाथ भी लग जाए तो हम माफी मांगते हैं, कभी कोई अशब्द निकल जाए तो माफी मांग लेते हैं। यहाँ तो आप पूरे पिछड़े समाज के ऊपर ऐसी टिप्पणी कर दो और फिर भी सीना जोरी दिखाओ कि नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। कोर्ट के पास भी क्या पर्याय है? उन्होंने सजा सुनाई। जी सजा सुनाते ही जी, चूंकि राहुल गांधी जी की सरकार ने एक कानून लाया था, एक ऑर्डिनेंस लाया था, जिसको राहुल गांधी जी ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ के, और वो तो आपने दृश्य आपके टीवी चैनल पे भी मैंने देखा है, फिर दोहराया गया, कैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ के ऑर्डिनेंस फाड़ा, जिससे आज ये स्थिति नहीं आती कि वो सदस्यता उनकी। लेकिन आपने बोला 4 साल केस चला, लेकिन बंगला जो खाली कराने के लिए तो 3 दिन में नोटिस आ गया। वो तो कानूनी कार्रवाई है कि आपका जब सदस्यता जाती है जी, तो 30 दिन तक आपको अलाउड होता है। 30 दिन का क्या नोटिस, कोई इमीडिएट खाली करने के लिए नहीं है। हाउसिंग कमेटी का काम ही है, उन्होंने कहा 30 दिन के बाद आप खाली करिए। अगर उनको बहुत तकलीफ है तो जरूर वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक्सटेंशन के लिए, और मुझे विश्वास है कि जो हाउसिंग कमेटी है उस पर विचार विमर्श। लेकिन आपको लगता है राहुल जी रिक्वेस्ट करेंगे? अब उनकी मर्जी है, उनके पास तो 3 घर हैं दिल्ली में, और खरगे जी ने भी ऑफर किया है, तो अब उनकी मर्जी है, रिक्वेस्ट करें तो एक्सटेंशन भी हो सकता है। अच्छा, कांग्रेस तो कैंपेन चला रही है कि मेरा घर राहुल का घर। आप राज्यसभा में भी